Welcome for our present discussion for the subject accountancy for class 11. We were passing by the chapter 2nd of class 11, basic accounting terms. So many terms, whatever commonly used by the accountant in the preparation of the accounting process, I have discussed in my previous 4 episodes for this chapter. For this chapter, this is my 5th episode. And here also I will discuss few terms, whatever we should know if we like to know the subject of accountancy. Now, our topic term is trade receivables. Trade receivable means when we sell the goods on credit. On credit means उधार में जब सामान सेल करते हैं, अमाउंट मिला नहीं मिलेगा, एक्स के पास सेल किया सामान, एक्स से मिलेगा पैसा, तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज द टर्म ऑफ डेटर. तब ये ट्रेड रिसीवेबल का एक टर्म होता है डेटर और एक टर्म होता है बिल्स रिसीवेबल. डेटर हो गया जब एक्स के पास हमने सेल किया सामान उधार में, एक्स से पैसा मिलेगा, तो एक्स हो गया डेटर. मेरे बिजनेस में मिस्टर एक्स विल बी ट्रीटेड एज द डेटर ड्यू टू क्रेडिट सेल. डेटर वर्ड डेटर टर्म इज फॉर्म्ड. लेकिन अगर suppose I have sold the goods on credit to Mr. X for rupees 50,000 and Mr. X has told me that after 2 months he will redeem this amount. He will pay back this amount. And I like to maintain a document. So I have drawn a bill of rupees 50,000 on Mr. X and I have sent the bill to Mr. X and Mr. X has made a signature and given back to me that bill. So that very bill will be treated as an asset to me, because after 2 months I will show the bill to Mr. X and I will receive money from Mr. X. So this bill will be called another term, बिल्स रिसीवेबल. तो सपोज एक्स के पास सेल किए थे, उसके ऊपर हमने बिल बनाए, तो बिल्स रिसीवेबल 50,000. और मिस्टर वाई के पास सेल किए थे 30,000 का गुड्स, लेकिन उसके ऊपर कोई बिल नहीं बनाए थे, तो मिस्टर वाई इज ट्रीटेड एज द डेटर ऑफ रुपीज 30,000. तो डेटर्स 30,000 एंड बिल्स रिसीवेबल 50,000, टोटल 80,000. This 80,000 is called the trade receivable. ट्रेड मतलब परचेस सेल. ये परचेस सेल करते हुए हमारे बिजनेस को पैसा मिलेगा डेटर से और बिल्स रिसीवेबल से. इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल एक टर्म है, उसी के अंडर में 2 टर्म होता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल का और एक नाम होता है जो आपको अभी नहीं दिया गया किताब में, बट लेटर ऑन यू विल नो, अकाउंट्स रिसीवेबल. अकाउंट्स रिसीवेबल इज ऑल्सो सेम एज द ट्रेड रिसीवेबल. लेकिन ये तो गया क्रेडिट में सेल किया, उसके ऊपर जहां जहां से पैसा मिलेगा डेटर से, नहीं तो बिल्स रिसीवेबल से. लेकिन अगर उल्टा केस है, रिवर्स, माई बिजनेस, आई हैव परचेस्ड द गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई for rupees 20,000.
So I have to pay 20,000 after 1 month. Suppose I will pay. So Mr. Y is the creditor of mine. The different term is coming. I have to pay. और Y ने अगर मेरे नाम पे कोई बिल बनाए और हमने उस बिल में साइन करके Y को दे दिए, तो Y will show me the bill after 1 month and I will have to pay the money. So that will be the treated as the another term, bills payable. So creditors and bills payable, these are also the two terms of bills payable, and creditors will be the two terms of trade payables. जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर में दो था, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है तो उसके अंडर में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही एसेट, करेंट एसेट, within 1 year that will be converted into current cash. तो ट्रेड पेएबल एक another term आ गया, देखो ट्रेड पेएबल, जिसके मतलब हमको बिजनेस करते हुए जो पैसा देना है, इसके अंडर में दो टर्म आ रहे। एक आ रहे आपका क्रेडिटर्स, जो हमने क्रेडिट में खरीद के लाए थे, कोई बिल नहीं बनाया गया था, हमको पैसा देना है, और अगर जिसको हमको जो देना है पैसा, जिसको देना पड़ेगा, उन्होंने अगर मेरे बिजनेस के नाम पे कोई बिल बना लिए तो फिर बिल्स पेएबल नाम में ट्रीटमेंट होगा। तो बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स दोनों मिला के होता है ट्रेड पेएबल्स। अभी आ रहे छोटा छोटा कुछ नाम आ रहे, देखो इसको जानना पड़ेगा। गुड्स, गुड्स एक टर्म आएगा। गुड्स टर्म मतलब गुड्स किसको बोलेंगे? हमने गुड्स परचेस किया, फिर फर्नीचर परचेस किया, मशीन परचेस किया, तो फर्नीचर मशीन मेरे लिए कोई गुड्स नहीं है, बिजनेस आइटम नहीं है। गुड्स इज कॉल्ड द बिजनेस आइटम। तो गुड्स किसको बोलेंगे? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट एवर इज परचेस्ड फॉर रीसेलिंग, व्हाट एवर इज परचेस्ड फॉर रीसेलिंग। सपोज हमने मार्कर पेन का बिजनेस करते हैं, तो मार्कर पेन हम 5000 पीस खरीदे, किस लिए खरीदे? सेल करने के लिए, तो ये मार्कर पेन हो जाएगा मेरे लिए गुड्स। लेकिन मार्कर पेन को मेरे शोरूम में, मेरे काउंटर में रखने के लिए जो बॉक्स बना के रखे, वो बॉक्स बनाया गया तो फर्नीचर हो गया। फर्नीचर को सेल करने के लिए नहीं खरीदा, 2 कुर्सी खरीदा गया तो उसको सेल करने के लिए नहीं, वो फिक्स्ड एसेट होगा। तो बिजनेस आइटम को बोला जाता है गुड्स। फिर आ रहे कॉस्ट। कॉस्ट किसको बोलेंगे? जो भी गुड्स हम लोग खरीदते हैं, या कोई मशीन खरीदा तो उसका खरीदा हुआ जो दाम है, परचेजिंग प्राइस है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। सिर्फ परचेजिंग प्राइस नहीं, सपोज गुड्स को खरीद के लाए, 50,000 रुपीज का गुड्स खरीदे, और तो वो कॉस्ट हो गया। सपोज 1 लाख रुपया का कोई मशीन खरीदे और उस मशीन को लाने के लिए कैरिंग कॉस्ट लगा 5,000, और उस मशीन को सेटअप करने के लिए लगा 5,000, तो 5 5 10,000 और 1,10,000 हो जाएगा मशीन का कॉस्ट। तो परचेजिंग प्राइस और फिक्स्ड एसेट जो परचेज करते हैं उसका रिलेटेड, उसको परचेज करने का रिलेटेड जो खर्चा है, सबको एक साथ बोलता है कॉस्ट। नेक्स्ट इज कमिंग वाउचर, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर वी हम लोग इस नाम से परिचित भी है। जब भी कोई सपोज मेडिसिन शॉप में गया, some medicines I am purchasing, and 5,000 rupees I have to pay the cost of the medicine. So I will ask to give me the cash memo. So whatever cash memo the medicine seller is handing over to me, that cash memo is the document. So that cash memo is the voucher for purchasing. और उनके तरफ से उन्होंने जो सेल किया, उनके पास जो कैश मेमो का बुक होगा, तो जिस कैश मेमो का पेज में वो लिख के हमको वो टर्न ऑफ करके हमको दे रहे वो कैश मेमो, उसके नीचे कार्बन से एक कॉपी और रहता है, वो उनके लिए डॉक्यूमेंट रह गया। और मेरे को जो दे दिया, हमने परचेस किया उसका डॉक्यूमेंट, उसने सेल किया वो उसका डॉक्यूमेंट रह गया। तो डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन, document for the transaction, evidence for the transaction is called the voucher. Next is coming discount. Discount आप लोग जानते ही हो कि कोई भी सामान सेल करते हैं
तो हम लोग कस्टमर को कभी कभी डिस्काउंट देते हैं, या कभी कोई सामान परचेज करके लाते हैं तो हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं कि हमको थोड़ा छूट दीजिए। 5000 रुपीज़ का सामान खरीदे तो 10% डिस्काउंट दिया तो 500 रुपीज़ लेस करके आई हैव टू पे 4500 एंड 500 रुपीज़ आई एम गेटिंग द डिस्काउंट। तो उन्होंने डिस्काउंट छोड़ा, हमको डिस्काउंट मिला। जब हम सेल कर रहे तो हमने डिस्काउंट छोड़ा और जिसके पास सेल किए कस्टमर को उनको डिस्काउंट मिला। तो ये डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, इसका बात आता है। लेकिन ये डिस्काउंट होता है दो किस्म का, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके वो सेल करता है होलसेलर के पास, होलसेलर सेल करते हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर सेल करते हैं कस्टमर के पास। तो ये होलसेलर और रिटेलर, ये जो पार्ट है, ये दोनों ट्रेड में शामिल होते हैं। ट्रेड आप लोग 11 BST फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, उसमें ट्रेड पार्ट पढ़े थे। ट्रेड मतलब कॉमर्स का, एक इंडस्ट्री एक कॉमर्स, कॉमर्स का दो भाग है, एक ट्रेड एक एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड का फिर दो भाग है, एक इंटरनल ट्रेड एक एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द होलसेल ट्रेड, अनदर इज द रिटेल ट्रेड। सो ट्रेड मीन्स है परचेज एंड सेल, कोई प्रोडक्शन नहीं, परचेज करेंगे सेल करेंगे, परचेज करेंगे सेल करेंगे, दिस इज कॉल्ड द ट्रेड। तो अगर वो होलसेल ट्रेड कर रहे हैं तो होलसेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड कर रहे हैं तो रिटेल ट्रेड। मतलब होलसेलर परचेज करके लाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और सेल करते हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर परचेज करते हैं होलसेलर से और सेल करते हैं कस्टमर के पास। मतलब ये होलसेलर और रिटेलर ये दोनों का काम ही है परचेज करना, सेल करना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रेड। तो जब होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज करते हैं तब होलसेलर को एक अलग से डिस्काउंट दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देते हैं ताकि वो होलसेलर उससे खरीदे सामान, और रिटेलर को होलसेलर कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा देते हैं ताकि वो रिटेलर उसी होलसेलर से सामान खरीदे। दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, दैट इज नॉट डिस्क्लोज टू द कस्टमर, सो दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। वो लोग ट्रेड कर रहा है इसलिए उसको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। नेक्स्ट आई एम कमिंग द लास्ट term for this episode, goods and service tax, GST is very important. GST, all you know the name, but the class 11 standard students all may not know whatever actual meaning, whatever calculation of this. Whatever types of taxes were there in India previously, sales tax, custom duty, service tax, VAT, value added tax जिसको बोलता था, all these tax are gone from India. Actually, whenever the finance minister of India was Pranab Mukherjee previously, he has introduced VAT in India, value added tax. आफ्टर दैट वैल्यू एडेड टैक्स के साथ साथ CST था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, उन्होंने लाए। लेकिन ये मोदी सरकार आने के बाद मोदी जी ने सारे टैक्स को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म में लाए हैं, एक ही टैक्स होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज कॉल्ड द GST। GST कब कैसे होता है, अगर हम कोई सामान खरीदने जाएंगे तो GST पे करना पड़ेगा। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो रेस्टोरेंट का जो खाना खाया वो सपोज 5000 रुपीज़ का डिनर खाया हम, तो उसके ऊपर मान लीजिए टैक्स है 18% GST। तो 5000 के 18% निकाल के जो होगा 900, then 900 will be added, so 5900 I have to pay. So whenever I am purchasing, then I have to pay the GST, and who is selling, that businessman will collect the GST. And whatever GST is collected and whatever GST I have to pay, that will be adjusted, and the excess money of GST I have to pay the government. So that is the final payment of GST to the government, and in between there is the SGST, CGST,
different part of the GST, that calculation will be coming. Now CGST, SGST is not discussed here. That will be coming in the journal chapter, in the 9th chapter. Okay, so these much terms I have discussed in this episode, 5th episode. You go through for this. Each and every term is very important, and go through this and learn for this. And one episode I will take more for the ending of this chapter, for the remaining part of the terms. Thank you very much.